अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो टॉपिक देखा है उसका नाम था ADO.NET, जिसके जरिए हमने CRUD ऑपरेशन किए थे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटिटी डेटा डेटा मॉडल। ये ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। एंटिटी फ्रेमवर्क बेसिकली ORM होता है। ORM कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी जो हमारे डेटाबेस है उसकी जो टेबल्स हैं वो हमारे पास कोड में क्लासेस बन जाती हैं। उस क्लास के हम अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट कुछ हम चेंज करते हैं तो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये एक मॉडर्न वे है काम करने का। जो ADO.NET आपने पढ़ी है वो पुराना तरीका था डेटाबेस से कनेक्ट करने का, लेकिन ये एंटिटी डेटा मॉडल ये थोड़ा रिसेंट लेटेस्ट तरीका है और इंडस्ट्री में ज़्यादा ये यूज होता है। जो ADO.NET है वो थोड़ा फास्ट होता है लेकिन इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता। लेकिन जो ORM है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यानी एंटिटी फ्रेमवर्क, ये थोड़ा स्लो हो सकता है, बट स्लो इन एप्लीकेशन में स्लो नहीं होता वो। वो बहुत स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करें या नहीं करें। लेकिन अभी फिलहाल जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है प्रोफेशनली उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसका फ़ायदा क्या है? इट अलाउज अस टू वर्क विद डेटाबेस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल क्यूरीज। इसमें आपको एसक्यूएल की क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले डेटाबेस जो हमारा बना हुआ है उसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एंटिटी डेटा मॉडल किस तरह हम ऐड करेंगे क्योंकि इसका प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे ऐड न्यू आइटम करना है और ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करना है। तो हम कोड में आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू आइटम, इस पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ पे डाटा के जो ये आ रहा है आइटम, इस पे क्लिक करके ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, इसमें जो मॉडल 1 आ रहा है इसका बाय डिफॉल्ट उसने नेम दिया है, इसको आप मॉडल स्टूडेंट ये कर लें नाम इसका, या कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अच्छा, एंटर किया हमने तो इसको एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए जो पैकेजेस है वो नहीं मिले, कुछ पैकेजेस हमें ऐड करने पड़ेंगे। वो पैकेजेस क्या होंगे नेक्स्ट स्लाइड में हमें वो पैकेजेस मिल जाएंगे। ये 3 पैकेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको हमने इंस्टॉल कर लेना है। इसका लास्ट वीडियो मैंने आपको तरीका बताया था। जो गेट पैकेज मैनेजर पे आ जाए, पैकेज मैनेजर कंसोल पे, या इसका GUI वर्जन दोनों आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप वो कमांड पेस्ट करें और एंटर प्रेस करें, तो ये पैकेज पे इसने इंस्टॉल कर दिया। सिमिलरली सेकंड पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। इसको आप इंस्टॉल करेंगे, ये भी इंस्टॉल हो गया। और फिर थर्ड पैकेज है डिज़ाइन का, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद अब अगर हम यहाँ पे आए वापस और ये आके न्यू आइटम मॉडल स्टूडेंट्स, अब इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका हम एरर भी चेक कर लेते हैं क्या है पैकेजेस में। अच्छा, अच्छा एक और तरीका इसका ये है कि हम इसको अगर कमांड से करना चाहें, हम इसको कमांड से, ये एक कमांड है जिससे हम मॉडल जनरेट कर लेंगे। एक तो हम GUI से कर सकते हैं और कमांड से भी कर सकते हैं। तो इस पे आके हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या। बेसिकली स्कैफोल्डिंग जो है ना, स्कैफोल्डिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए आपका जो डेटाबेस है उसमें जितने भी टेबल्स हैं उन टेबल्स की कोड में क्लासेस बन जाती हैं।
उसके बाद हम एंटिटी फ्रेमवर्क का जो तरीका है उसको यूज कर सकते हैं, डेटाबेस की क्यूरीज को इजी वे से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सर्वर नेम की जगह आपने सर्वर का जो नाम है, जिसका हमारा ये सर्वर है, सर्वर का नाम ये कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। और डेटाबेस था स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी, नाम भी वेरीफाई कर लिए, स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी है ये। बाकी सब ऐसे रहने देंगे। इस क्यूरी को, अब इस सॉरी कमांड को हम पैकेज मैनेजर, ये जो नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे टैब आ रही है, इस पे हम पेस्ट करते हैं। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो गया तो ये एक फोल्डर बना देगा मॉडल्स के नाम का। ये भी हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है इसके बाद। जब यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी दे देते हैं सारी, फिर माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड एसक्यूएल सर्वर, ये इस कमांड का पार्ट है। और डैश आउटपुट डायरेक्टरी का नाम हमने रखा है मॉडल्स। मॉडल्स बेसिकली हम आगे जाके जब एमवीसी पढ़ेंगे ना वेब में, मॉडल बेसिकली वो लेयर होती है जहाँ डेटा लेयर जिसको हम कहते हैं, यानी डेटाबेस से रिलेटेड ये लेयर होती है। तो ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद अब ये इसको जनरेट करेगा मॉडल को। सो हमारे पास बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं जब हम वेब पे पढ़ते हैं। एक हमारे पास होती है मॉडल, एक व्यू और एक कंट्रोलर। जो कंट्रोलर है उसके पास सारी रिक्वेस्ट आती हैं, और जो मॉडल है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, क्यूरीज को रन करने के लिए। और व्यू जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जहाँ पे आप डिजाइन बनाते हैं वेबसाइट का। सो ये एक एडवांस तरीका है। अच्छा, इसने एक एरर दे दिया है, इंस्टेंस फेलियर। हम ये कोड जो है कॉपी करते हैं कुछ, और चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। इसको हम चैट जीपीटी से कोई एरर दे देते हैं। आई थिंक कनेक्शन स्ट्रिंग का कोई मसला होगा इसमें, शायद हमें कंप्लीट इसमें यूजर नेम पासवर्ड साथ देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक मसला ये आ सकता है कि इसमें दो स्लैश है ना, तो स्लैश इसमें एक देनी है। हम ये ट्राई करते हैं तरीका, क्योंकि वो दो स्लैशेस से ना कंफ्यूज होता है यहाँ पे। दो स्लैश हम देते हैं जब हम कोड में कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं, क्योंकि तब वो अ, हमने पढ़ा था स्टार्ट में, जब हम स्ट्रिंग के अंदर एक स्लैश देते हैं तो वो उसको एस्केप सीक्वेंस समझता है। इसलिए हमें दो स्लैशेस लगानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे दो स्लैशेस की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब देखिए हमने जब इसको जेट किया, तो उसने ये एक कोड की फाइल बनाई है मॉडल्स के अंदर, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट और स्टूडेंट। तो डेटाबेस में हमारे पास जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट का टेबल, उसमें आईडी, नेम, एज और डिपार्टमेंट, ये चार फील्ड्स थी। अब यहाँ पे आके अगर हम स्टूडेंट को चेक करें तो इसमें इसने वही सारी क्लास बना दी है, डेटाबेस के टेबल को क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी नेम स्पेस देखिए, बेसिक्स जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था, डॉट मॉडल्स। तो मॉडल्स के अंदर इसने मॉडल नेम स्पेस का मतलब है कि जितनी क्लासेस भी होंगे जो डेटाबेस के टेबल्स को क्लासेस में कन्वर्ट करेगा, वो सब मॉडल्स की नेम स्पेस में आ जाएंगी। और स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट ये बेसिकली एक फाइल जनरेट करता है, जिसके अंदर ये कोड खुद से कर देता है कि डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं उनको वो इस तरह डीबी सेट बना देता है। ये आप समझ लें कि एक लिस्ट बना देता है, ताकि हम बाद में इजीली स्टूडेंट्स को एक्सेस करेंगे। इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे स्टूडेंट का, तो वो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड है। ये हमें होपफुली मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखें, इससे हमारे पास जो है ना जनरेट हो गई हैं फाइल्स। अब हमने एक चीज़ देखनी है, वो चीज़ ये होती है कि हमारे पास अ, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं लिंक।
ये बेसिकली क्या करती है कि इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। ये क्यूरी सिंटेक्स होता है बिल्ट इनसाइड सी शार्प टू क्यूरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। जिस तरह हम डेटाबेस में क्यूरी करते हैं, हम कोई किसी टेबल से डाटा रिट्रीव करते हैं, फेच करते हैं और उस पर हम कंडीशंस लगाते हैं। इसी तरह हम बेस पे लिस्ट पे एक्सएमएल डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंटिटी फ्रेमवर्क इन सब पे ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। इसके जरिए क्या होता है कि आप किसी भी एरे के अंदर से कोई खास डाटा निकालना चाहते हैं, नॉर्मली तो हम लूप लगा के करते हैं ना ये काम। सो इसमें हम बगैर लूप के ये काम कर सकते हैं। इसका मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ, जिसमें इसके लिए हमें कंसोल पे जाना पड़ेगा। इसका तरीका क्या होता है कि जिस तरह यहाँ पे देखें टेक्स्ट स्लाइड में, var बेसिकली वेरिएंट टाइप होती है, यानी जो भी आगे टाइप दी है ना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये खुद ब खुद इसको अज्यूम कर लेगा। इसको अगर हम कोड कर सके तो आई थिंक बेटर होगा। लेकिन इसका कोड हम देख लेते हैं कि हमें एक अलग से कंसोल एप्लीकेशन शायद बनानी पड़े, जिसमें हम ये कोड करेंगे। इसको हम फिर बाद में रख लेते हैं, ठीक है, सेकंड फेज पे इसको हम कर लेंगे। देखिए इसका फायदा क्या होता है कि देखिए आपके पास एक एरे है, उस एरे के अंदर से आपने ये है, उसमें से आपने वो सारे स्टूडेंट्स फेच करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो आप ये एक छोटा सा सिंटेक्स इसका है, जिसका फ्रॉम एस इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर ये स्टूडेंट्स जो है ये आप समझ लें टेबल का नाम है। ये ऐसे ही होगा कि जैसे मैं इधर आके ये लिखूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक ए और स्टैटिक। इसका मतलब है जो ए से नाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके शुरू में ए आता है, वो सारे स्टूडेंट्स फेच करो जिनका नाम ए से शुरू होता है। तो यहाँ पे तो शायद ऐसा कोई ना हो, लेकिन अगर हम यू यहाँ पे लगा दें। अच्छा यहाँ पे ना जिसने एरर दिया, क्योंकि ये डेटाबेस अभी दोबारा हमने लॉगिन किया तो हमें वो डेटाबेस सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट कर लिया। और अब हम क्वेरी को रन करते हैं तो देखें जिन जो स्टूडेंट्स यू से शुरू हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसी को जब हमने लिंक में करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं फ्रॉम एस इन स्टूडेंट्स वेयर एस डॉट स्टार्ट्स विद, ये फंक्शन है और इसमें हमने एक स्ट्रिंग दे दी ए सिलेक्ट एस। तो ये जो क्यूरी हमने लगाई थी ना ये उसके इक्विवेलेंट है। इससे क्या होगा, एक लिस्ट या एरे में हम क्यूरी लगा के, जैसा क्यूरी हम लिखते हैं डेटाबेस में, उस तरीके से हम एक क्यूरी लिख के रिजल्ट में डाटा सेव कर सकते हैं। ये जो तरीका है ये इसे हम कहते हैं क्यूरी सिंटैक्स, क्योंकि ये क्यूरी की तरह का होता है। और उसके बाद नीचे एक फॉर ईच लूप लगा के हमने उस डाटा को प्रिंट करवा दिया, जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे ना वो प्रिंट हो जाएंगे। वरना ये काम हमें लूप लगा के इफ एल्स लगा के करना पड़ता था पहले। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसको हम बाद में कंसोल एप्लीकेशन में कर लेंगे। सेकंड तरीका इसका क्या होता है, जो इसका मेथड सिंटैक्स है। सॉरी यहाँ पे मेथड सिंटैक्स आया नहीं है। मैं यहाँ पे इसको अपडेट। जी, ये इसका मेथड सिंटैक्स है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई एरे लिस्ट बनाई, उसके बाद आपने var results इज इक्वल टू, अब आपने स्टूडेंट्स जो एरे का नाम है वो लिखा, डॉट लगा के आपने डॉट लिख के वेयर लिखना है, वेयर का फंक्शन है, इसके हम खोलते हैं मेथड सिंटैक्स। ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। वेयर में आपने एस एरो, एस मतलब जो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा एस का, यानी हर दफा वो एक स्टूडेंट को उठा के एस में प्लेस कर देगा। एस एरो एस डॉट स्टार्ट्स विद, ये फंक्शन है स्ट्रिंग का स्टार्ट्स विद, ये कॉल करेंगे, इसके अंदर आपने ए लिख दिया तो वो सारे नाम जो एस से स्टार्ट होते हैं वो आ जाएंगे। और सिलेक्ट एस एरो एस, ये सिलेक्ट ना भी लिखे वैसे, इसके बगैर शायद काम हो जाए। सिलेक्ट बेसिकली क्या करता है, इससे जो कॉलम सिलेक्ट कराता है। तो इसमें ये को, ये वही काम है जो हमने क्यूरी से किया था ना, अभी हमने क्यूरी देखी थी, या हमने लिंक का जो दूसरा मेथड था जिसे क्यूरी सिंटैक्स कहते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट है। ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है। इसको हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अभी हम इससे सिर्फ समझने की हद तक इसको हमने देखा है, थ्योरेटिकली इसको हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, उसके बाद फॉर ईच लूप लगा के इसको प्रिंट कर लिया, जितने भी स्टूडेंट्स ए से नाम स्टार्ट होता होगा वो एरे में से वो सारे आइटम हमें प्रिंट कर देगा।
इसका फायदा क्या है, ये क्लीनर है और प्रोफेशनल स्टाइल है। अच्छा, अब हम अपने मेन उसकी तरफ आएंगे कि हमने जो काम एंटिटी फ्रेमवर्क से करना है। अच्छा, लिंक तो हमने देख लिया, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी होती है जो कि हम डिफरेंट लिस्ट पे, एरेज पे और इस तरह की चीज़ों पे, ऑब्जेक्ट्स पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। जैसे एरे में से कुछ रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं तो हम लिंक को यूज कर सकते हैं। अच्छा, लिंक टू एसक्यूएल क्या होता है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो कि लिंक टू क्यूरी, लिंक को यूज करती है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को क्यूरी करने के लिए। यानी एसक्यूएल सर्वर से हमने जो टेबल्स का रिकॉर्ड है वो हमने पिक करना है या फेच करना है, या उस पर कंडीशन, किसी कंडीशन के बेस पे, तो वो हम लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। यानी लिंक ही होता है, लिंक ही इसमें यूज होगा, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। लेकिन एसक्यूएल का जो डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर का, उसके हम डाटा और जो टेबल्स है उनका डाटा हम इससे फेच करेंगे बगैर क्यूरी लिखे हुए। क्यूरी नहीं लिखेंगे हम, उसके बगैर ये काम हो जाएगा। ये ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जैसे हमने एंटिटी फ्रेमवर्क देखा था। अच्छा, ये करता क्या है, ये डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करता है, डेटाबेस के टेबल्स को सी शार्प की क्लासेस में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद हम इस पे लिंक क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर में जो क्यूरीज हैं बैकएंड पे वो खुद ब खुद रन हो जाएंगी, हमें क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी अब इसके बाद। इसका तरीका क्या होता है, जिस तरह हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 18 लिखते हैं ना, तो सी शार्प में आके अब हमें ये क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी। जो हमने पहले इतना बड़ा कोड लिखा था ना एडी डॉट नेट का, डाटा को सिलेक्ट करके ग्रिड में शो कराया था, उसकी बजाय हमें सिर्फ ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी, var students इज इक्वल टू db students वेयर s एरो s डॉट एज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन लगा दी और आगे उसको टू लिस्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये लिस्ट क्या होती है, बेसिकली लिंक लिस्ट हमने, आपने पढ़ी होगी डाटा स्ट्रक्चर में, इस तरह इसने बिल्ट इन क्लास दी हुई है लिस्ट की, जैसा कि हमने यहाँ पे कहीं देखा था, देखिए न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ये हम अभी इसको देखेंगे बाद में ना, इन चीजों को भी। तो फिलहाल के लिए ये इतना ही है कि ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा इसको। इसके फायदा क्या है, ये इजी होता है, टाइप सेफ होता है, यानी डेटा टाइप जो है ना ये इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, आसान है। इंटेलिजेंस मतलब जब आप लिखेंगे तो उसके बाद फंक्शन का नाम ये खुद ब खुद आपको दिखा देगा, थोड़ा जो है ना आपको गाइड कर देगा। मैनुअल एसक्यूएल क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, क्यूरीज कन्वर्टेड टू एसक्यूएल बिहाइंड द सीन। आप सिंपल ये कोड लिखेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, और ये इसको क्यूरी में कन्वर्ट कर देगा बिहाइंड द सीन। तो मैनुअल एसक्यूएल क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब इसको हम यूज करते हैं अपने कोड में। हम यूज कैसे करेंगे, यहीं पे जो हमने इंसर्ट का काम किया था ना वो अब हम लिंक एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए करेंगे। तो देखिए ये सारा कोड था हमारा ना, इस सारे कोड को अगर अब मैं कमेंट कर दूं, अब इंसर्ट का कोड हमने उसके जरिए करना है, लिंक टू एसक्यूएल के जरिए। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, ये जो फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोड ऊपर एक लाइन का, ये बेसिकली हमने यहाँ पे आके ना कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद लिख देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में इसका नाम ये नहीं है स्टूडेंट डीबी एंटिटीज, हमारे केस में है स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये जो डीबी का ऑब्जेक्ट बना है ना, ये समझ लें कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाएगा हमें, डेटाबेस की जो भी क्वेरीज है अब हम जस्ट डीबी लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे तो स्टूडेंट का टेबल हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ आके हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेना है, जिस तरह हम ऊप में करते थे, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट का। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट फील्ड का डाटा था ना वो हमने इसमें कॉपी कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट डॉट एज, अभी जो स्टूडेंट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वही ऑब्जेक्ट है जो कि डेटाबेस का टेबल था, उसको इसने एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी अब टी एक्स टी एज और इसके बाद DEPT डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एज पे इसने एरर इसलिए दिया क्योंकि ये एज इंटीजर टाइप डाटा लेती है, इंटीजर फॉर्म में है, तो इसको हम पार्स कर लेंगे।
अच्छा, अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अभी देखिए काफी नीट एंड क्लीन तरीका था। db डॉट स्टूडेंट्स, डेटाबेस में जो स्टूडेंट्स का टेबल है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें ऐड कर दें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। जो db डॉट स्टूडेंट्स है ये बेसिकली क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क ने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की फाइल बनाई है ना, उसने एक डेटाबेस का टेबल था उसको एक लिस्ट बना दी थी यहाँ पे स्टूडेंट्स की। सो ये हम उस लिस्ट में डाटा ऐड करेंगे तो डेटाबेस में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। और ये ऐड करने के बाद हमें db डॉट सेव चेंजेस लाजमी करना है। अब देखिए वो जो हमने पहले इतना बड़ा कोड लिखा था उस सारे कोड को हमने रिप्लेस कर दिया इतने से कोड से, और ये समझना भी आसान है। अब हम रन करते हैं एप्लीकेशन को। आपने इस वीडियो की ना स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर लेनी है ताकि जो डिलेस आ रहे हैं वो आपको उस पर वेट ना करना पड़े। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पे कोई इंसर्ट करते हैं नेम में हुजैफा, एज 21, डिपार्टमेंट CS। इसको इंसर्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आता। अच्छा, इस इंसर्ट के बाद हमने इसको लोड डाटा किया ही नहीं है तो शायद इसने इंसर्ट कर दिया हो। हम यहाँ पे आके चेक करते हैं, क्वेरी को रन करते हैं तो देखिए इसने डाटा ऐड कर दिया है। हमने सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज अब ये करना है कि हमने ये जो लास्ट 2 लाइंस थी ना, ये लाइंस यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ये मैसेज शो करेगा कि डाटा इंसर्ट हो गया और डाटा ग्रिड को रिफ्रेश करेगा। अच्छा, इसी को अब हम कॉपी करते हैं। ये वाला जो कोड था अपडेट का, इसको अब हम रिप्लेस करेंगे। इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ आके मैसेज अपडेटेड का आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अपडेट का कोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस तरह से होगा कि इसमें सबसे पहले हमने, क्योंकि आईडी की बेस पे हम अपडेट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम आईडी पिक कर लेंगे। इंट आईडी इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स और txt id डॉट टेक्स्ट। आईडी मिलने के बाद हमने करना है कि हमने डेटाबेस में उस स्टूडेंट को फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, बार स्टूडेंट इज इक्वल टू db डॉट स्टूडेंट्स, यानी डेटाबेस में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें डॉट फाइंड और आईडी पास कर देंगे। अच्छा, अब अगर इसको स्टूडेंट मिलेगा तो स्टूडेंट में कोई वैल्यू आएगी, नहीं मिलेगा तो इसमें नल आ जाएगा। तो हम इसको नॉट इक्वल टू नल लगा के इसके अंदर कोड करेंगे। अगर यानी इसको स्टूडेंट मिल जाता है, स्टूडेंट की आईडी मिल जाती है, तो फिर उसने क्या करना है, फिर उसको देखिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंदर ऑटोमेटिकली। अब हमें स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट नहीं करना पड़ेगा। अब हम ये सारा कोड कॉपी करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो नाम है वो हम ये वाला नाम दे देंगे जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर था, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इसी तरह एज और डिपार्टमेंट, ये दोनों चीजें दे देंगे। और ये करने के बाद हम स्टूडेंट db डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट, जैसे अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे तो अब वो डेटाबेस में ये नई वैल्यूज जो है नेम एज और डिपार्टमेंट की वो अपडेट कर देगा। अच्छा, और लास्ट फंक्शन भी हम साथ ही कर लेते हैं डिलीट का। तो इस सारे को हम करेंगे कमेंट, यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें डिलीट के लिए भी हमें पहले फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद हमें कुछ अपडेट तो नहीं करना, तो हम ये चीजें हटा देंगे। डिलीट के लिए हम क्या करते हैं, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट डिलीट या रिमूव, इसका फंक्शन देख लेते हैं रिमूव, और आगे स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये डेटाबेस में स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो आईडी है ना, इस आईडी की बेस पे जो स्टूडेंट मिला होगा उस स्टूडेंट को डेटाबेस से रिमूव कर देगा और मैसेज शो करेगा और ग्रिड को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये काम कितना इजी हो गया। जो पहले हम एक बहुत बड़ा कोड लिख रहे थे, ये उससे ज्यादा इजी है, थोड़ा यूजर फ्रेंडली भी है। इसमें हमें कोई क्यूरी नहीं लिखनी पड़ी।
अब हम यहाँ पे आके स्टूडेंट आईडी 8 है, इसका हम नाम चेंज करके कर देते हैं उमर। जो एज है इसकी वो हम 22 कर देते हैं, अभी तो उमर नहीं, यासिर लिख लें 22, और डिपार्टमेंट डबल ई। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड इसने अपडेट कर दिया, और देखिए यहाँ पे अपडेट हो भी गया। इसी तरह अगर 8 वाले को हम डिलीट करना चाहें, डिलीट करें, तो वो रिकॉर्ड उसने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब जो हमने ये काम किया था लोड डाटा का, इस सारे को अगर हम कमेंट कर दें, इसको अब हमने लोड ग्रिड को लोड करना है, डाटा को लोड करना है, किस बेस पे करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए करना है। तो हम लिखेंगे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू db डॉट स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं डेटाबेस में इस टेबल में, डॉट टू लिस्ट, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, और लिस्ट में कन्वर्ट करके भी किसको पास कर देगा, डेटा सोर्स को दे देगा। सिंपल एक लाइन का कोड है। जो हमने पहले कोड लिखा था वो काफी बड़ा था, तो ये उससे ज्यादा इजी हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो अब जो हमारी ग्रिड लोड होगी वो इस डेटा के साथ लोड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो ग्रिड लोड हुई है ना, ये एंटिटी फ्रेमवर्क से जो एक लाइन का हमने कोड लिखा था, इससे ग्रिड लोड हो गई है। अब मैं यहाँ पे एक नया स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ, इसका हम नाम रख देते हैं शुजा, और इसकी एज हम रखते हैं 26, डिपार्टमेंट ME। इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसी तरह अपडेट और डिलीट करेंगे तब भी ग्रिड रिफ्रेश हो जाएगी। जैसे कि हम अपडेट करते हैं 9 को ही, इसका नाम शुजा अली कर देते हैं, और अपडेट करते हैं, तो ये देखिए इस रिकॉर्ड को अपडेट भी कर दिया। तो ये हमने अपडेट का कोड भी कर लिया, डिलीट का भी कर लिया, और डेटा बाइंडिंग क्या होता है कि हमने जो यूआई कंट्रोल था हमारा डाटा ग्रिड व्यू, उसको हमने डायरेक्टली डाटा सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किस तरह से किया, सिंपल db डॉट स्टूडेंट्स और टू लिस्ट हमने लिखा इसके साथ, और इसने ये जो डेटाबेस के स्टूडेंट्स की जो पूरी लिस्ट है, जो टेबल है बेसिकली डेटाबेस में, उस सारे को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके डाटा सोर्स को दे दिया। तो ग्रिड ऑटोमेटिक डाटा पे कर देगी। अच्छा, डाटा ग्रिड व्यू होती क्या है, बेसिकली ये विंडोज फॉर्म में ना डाटा ग्रिड व्यू डाटा को टेबुलर वे में दिखाने का एक तरीका है। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें आप कॉलम्स को सॉर्ट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, इसी के अंदर डाटा को एडिट करें तो वो डेटाबेस में भी चेंज हो जाएगा। रोज सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कॉलम जनरेशन, लेकिन इसमें कॉलम हमें बनाने नहीं पड़े, डाटा जो हमने उसके साथ डाटा सोर्स अटैच किया, उससे ऑटोमेटिकली उसने कॉलम जनरेट कर दिए। अच्छा, अब ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें लास्ट एक ये टॉपिक रह गया। लास्ट ये है कि हमें अगर मल्टीपल टेबल्स हैं, इस तरह डेटाबेस में अपने जॉइंस पड़े हुए हैं, अगर मल्टीपल टेबल से डाटा लेके आना है तो उसको हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए इसने क्यूरी दी हुई है, इस क्यूरी के जरिए हम एक टेबल बना देंगे कोर्सेज का, और उसको स्टूडेंट के साथ लिंक कर देंगे प्राइमरी और फॉरेन की के जरिए ना, स्टूडेंट आईडी इसमें फॉरेन की आ रही है। तो यहाँ आके मैं जस्ट एक नई क्यूरी ये वाली पेस्ट करके इसको करता हूँ। जैसे हम रन करेंगे तो स्टूडेंट के साथ अब इस टेबल में एक और इसमें टेबल आ जाएगा कोर्सेज का। तो अगर हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसमें देखें कितने स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, 6 और 9 आईडी पे दो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इनके कोर्सेज इनको कुछ ना ऐड कर देता हूँ मैनुअली 6 और 9 आईडी के अगेंस्ट। तो पहला कोर्स हम डालते हैं यहाँ पे हम ICT, और ये 6 आईडी वाले स्टूडेंट को हमने दे दिया कोर्स। सेकंड कोर्स है इंग्लिश, ये हमने 9 वाले को दे दिया। इसको हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमारे पास एक और टेबल बन गया है। अब लेकिन हमारे पास मॉडल में तो एक ही टेबल था, तो हम क्या करेंगे, हम पैकेज मैनेजर कंसोल पर जाके दोबारा से इस क्यूरी को जो स्कैफोल्डिंग फोल्डिंग वाली थी इसको रन करेंगे। जस्ट एक दफा आपका बटन दबाएंगे, वो क्यूरी खुद ब खुद आ जाएगी सामने। तो या फिर आपने क्यूरी कॉपी की होगी कहीं, उसको आप पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, पहले इसने सिर्फ एक स्टूडेंट का जो टेबल था उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया था,
डीबी कॉन्टेक्स्ट में। अब ये दूसरा जो टेबल है कोर्सेज का, वो भी हमारे पास मॉडल्स में उसकी क्लास ही बना के रख देगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले से एग्जिस्ट करती है, तो आप फोर्स का फ्लैग यूज करें। फोर्स, इसके साथ हमें जस्ट डैश फोर्स लिखना पड़ेगा, बट हम इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ हम इसको एरर मैसेज देते हैं और अपने जो ये वाली कमांड है वो दे देते हैं, तो ये इसको अपडेट करके हमें दे देगा। बेसिकली डैश फोर्स साथ हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि पहले से ये बनी हुई है ना, स्कैफोल्डिंग हुई पड़ी है, तो वो हमें सिर्फ ये कह रहा है कि आप इसके एंड पे ना डैश फोर्स लगा दें। तो यहाँ पे आ जाएं और एंड पे फोर्स लिख दें, तो ये जो पहले से इसने मॉडल बनाया हुआ है ना, अब फोर्सफुली इसको दोबारा रीजनरेट कर देगा। इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से, तो आपको चीजें ये थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, अब इसमें स्टूडेंट्स का पहले उसने सिर्फ बनाया था, तो अब उसने कोर्सेज का भी बना दिया, एक डीबी सेट बना दिया। डीबी सेट बेसिकली क्या है, जो डेटाबेस में टेबल है, ये उसके इक्विवेलेंट एक लिस्ट है कोड के अंदर। अच्छा, अब जो हम काम करने जा रहे हैं बेसिकली, वो हमारा ये टॉपिक ये है, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, यानी ज्वाइन अगर करने हैं दो टेबल और फिर डेटा पिक करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ भी उसने जो क्यूरी दी है ना, ये इसकी कमांड दी है, इसके साथ डैश फोर्स लिखा हुआ है। तो पहले हमने ये क्यूरी यूज की थी ना, क्यूरी के, अच्छा इसके जरिए देखिए, हम एक तो ये तरीका है कि हम इस तरह से डाटा को अब लोड करवा देंगे, कोर्सेज भी लोड करवाने हैं। तो हम इस पे आ जाते हैं, स्टूडेंट्स के फॉर्म में। ये जो काम हमने किया था ना, इसको मैं एक दफा क्यूरी से करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि क्यूरी में ज्वाइन कैसे लगाते हैं, सिलेक्ट एस डॉट नेम डिपार्टमेंट, इस तरह से हम ना इसको करते थे। यहाँ हम कनेक्शन भी बना देते हैं। ठीक है, इसके जरिए वो क्या करेगा, अब वो हमें दो टेबल से डेटा को ज्वाइन करके दिखाएगा। स्टूडेंट के साथ नाम, एज नहीं दिखाई हमने यहाँ पे, नाम, डिपार्टमेंट और कोर्स, ये दिखा देगा तीन चीजें। फिर हम इसी को शॉर्ट वे से करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क से। तो आपको ये आना चाहिए कि दो टेबल से कैसे डेटा को ज्वाइन करें। देखिए, अब इसने शुजा, सॉरी, नाम दिया इसका, उमर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और कोर्स नेम। अब कोर्स नेम अलग टेबल में पड़ा हुआ था, सो इसने दो टेबल्स को ज्वाइन करके डेटा दिखा दिया। इसी तरह नीचे भी। अच्छा, इसी को अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसके अलग सिंटेक्स पे एक आते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये ना जॉइन सिंटेक्स है, यानी जो जिसको हमने कहा था क्यूरी सिंटेक्स। क्यूरी सिंटेक्स में हम इस तरह से इसको हम खुद से लिख के देख लेते हैं। देखिए, इसी को मैं कमेंट कर रहा हूँ, जैसे इसमें कनेक्शन वाला हम टिक कर लेते हैं, बल्कि इस कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ हमें डायरेक्टली हम कर सकते हैं काम, var result is equal to from s in db dot students। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है ज्वाइन। ज्वाइन किन टेबल्स को करना है, सी इन db डॉट कोर्स। इसको ज्वाइन, स्टूडेंट को हमने ज्वाइन किया है कोर्स से, और स्टूडेंट का एक नाम दे दिया है, क्या, एस नाम दे दिया, और कोर्स को सी नाम दे दिया। उसके बाद हमने ऑन लिख के कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, एस स्टूडेंट की जो आईडी है, अगर वो इक्वल हो, या तो इक्वल का साइन यहाँ पे लगाते हैं, सी डॉट स्टूडेंट आईडी। तो दोनों फील्ड्स की बेस पे हमने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट न्यू। ये वाला तरीका हम यूज नहीं करेंगे वैसे बाद में ना, लेकिन अभी हम जस्ट करके देख रहे हैं इसको। न्यू में आपने जाके नेम इज इक्वल टू एस डॉट नेम। ये बेसिकली अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हम कॉलम्स को पिक कर रहे हैं, कि कॉलम्स हमने कैसे पिक करना है। अच्छा, यहाँ पे वो इक्वल टू की जगह इक्वल्स यूज कर रहा है, तो हम ये करके देख लेते हैं, क्योंकि ये एक एरर दे रहा है। अच्छा, इसी तरह डिपार्टमेंट
सॉरी इसमें हाँ हमने क्योंकि हम सिंपल एस डॉट नेम एस डॉट डिपार्टमेंट एस और सी डॉट कोर्स, देखिए दो डिफरेंट टेबल से हम डाटा ला रहे हैं ना। तो कोर्स से जो है वो कोर्स का टेबल जिसका नाम हमने सी रखा था, कोर्स वहां से लेके आया है, और नाम और डिपार्टमेंट स्टूडेंट के टेबल से एस से लेके आया है। अब हमने सिंपली एक जो ये यहाँ पे लाइन लिखी थी, डाटा ग्रिड डॉट व्यू डॉट डाटा सोर्स, और इसमें हमने रिजल्ट पास कर देना। तो अब ये भी वही काम करेगा जो हमने पहले किया, लेकिन इसको हम एक काम करते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम रन करेंगे तो ये वही आउटपुट देगा जिस तरह पहले वाले से हमें आउटपुट मिली थी। इसमें देखिए फर्क ये है लास्ट वाले क्यूरी में और इसमें कि हम वहां पे एक ही टेबल से डाटा ला रहे थे, इसमें दो टेबल से ला रहे हैं। तो ये दो टेबल से लाने वाला हम तरीका देख रहे हैं कि मल्टीपल टेबल से डाटा कैसे लाना है, दो से ज्यादा भी टेबल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने डाटा शो कर दिया हमें। अब हम तीसरा तरीका देखेंगे इसका। ये जो तरीका था ना क्यूरी सिंटेक्स था, क्यूरी सिंटेक्स को हम करते हैं कमेंट, हम आ जाएंगे मेथड सिंटेक्स पे। एंटिटी फ्रेमवर्क का मेथड सिंटेक्स, var result is equal to db डॉट स्टूडेंट्स। ये थोड़ा ज्यादा इजी वे है। इसके बाद हम लिखेंगे मैनी, सिलेक्ट मैनी, और इसमें आके हम लिखेंगे एस एरो। अच्छा ये एस एरो आपको लिखना पड़ता है इसमें, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बना देता है स्टूडेंट का। एस डॉट कोर्सेज, एस डॉट कोर्सेज का मतलब है कि वो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ना, जब आप दो टेबल्स को का रिलेशन बनाते हैं तो वो स्टूडेंट के अंदर कोर्स का ऑब्जेक्ट भी डाल देता है कि इस स्टूडेंट की ये कोर्सेज है। कॉमा एस कॉमा सी और एरो न्यू, और इसके बाद आपने बेसिकली इसके सारे कॉलम्स दे देने हैं, एस डॉट नेम डिपार्टमेंट और ये। अच्छा ये थोड़ा सा ना पिछले वाले तरीके से थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिवली सिंपल हो जाता है कि आपने डेटाबेस से स्टूडेंट्स पिक करने हैं, सिलेक्ट मैनी हमने किया कि मल्टीपल से हमें टेबल से लाना पड़ डाटा को। अच्छा एस एरो एस डॉट कोर्सेज, ये क्या करेगा, स्टूडेंट के साथ कोर्सेज के टेबल को भी ज्वाइन कर देगा इससे। ठीक है, और आगे एस कॉमा सी हमने क्यों किया है, क्योंकि दो डिफरेंट डाटा टेबल्स है ना, तो दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना दिए, एस और सी। एस में स्टूडेंट आ जाएगा, सी में कोर्स आ जाएगा। और फिर न्यू करके हमने ये तीनों फील्ड सेलेक्ट कर ली हैं, दो हमने स्टूडेंट के टेबल से की हैं, एक हमने कोर्स के टेबल से सिलेक्ट की है। यहाँ पे आके आपने अगेन वही लाइन लिखनी है, डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू लिस्ट। अब इसको रन करेंगे तो ये मल्टीपल टेबल से डेटा ला के हमें दे देगा। तो देखिए इसने डेटा पिक कर लिया। तो हमने मल्टीपल तरीके देखे एक ही काम को करने के, जिसमें सबसे जो इजीएस्ट वे होगा आपके पास वो होगा एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए जो मेथड सिंटैक्स है उसका, उसको यूज करना। और ये जो इससे पहले हमने किया था ये क्यूरी सिंटैक्स था, एंटिटी फ्रेमवर्क यानी लिंक का, आप ये समझ लें लिंक टू एसक्यूएल का क्यूरी सिंटैक्स था ये। तो ये लिंक टू एसक्यूएल का मेथड सिंटैक्स है। लिंक और लिंक टू एसक्यूएल में क्या फर्क है, लिंक टू एसक्यूएल डेटाबेस से जब हमने डाटा को फेच करना होता है लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी के सिंटैक्स के थ्रू, तो वो उसके लिए हम जो है लिंक टू एसक्यूएल यूज करते हैं। और सिंपल जो लिंक है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, वो हम किसी भी लिस्ट पे, किसी एरे पे, किसी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। फायदा क्या होता है, एरे में से अपनी अपनी मर्जी का डाटा पिक करना है, कोई कंडीशंस लगानी है, एरे को सॉर्ट करना है, इस तरह के जितने भी काम है वो आप लिंक के जरिए इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी स्लाइड्स थी। ठीक है बस। अच्छा अब आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो जो चीजें मैंने आपको करके दिखाई हैं आपने एक दफा खुद से इनको कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा।
इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो आपको ये आना चाहिए, और इवन हम लैब में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। बल्कि हम ऐसे कर लेंगे कि नेक्स्ट लैब में ही आपका क्विज हो जाएगा, तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, तो आपके लिए फिर ये इजी हो जाएगा। बट आपने इसको देख लेना है, ये कंफर्म नहीं है कि लैब में क्विज होगा या क्लास में होगा। तो आपको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने ये वीडियोस देख लेनी है आज भी, ठीक है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कर लेनी है।